नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में जयप्रकाश निषाद का नामांकन यहां पर दाखिल होगा। राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे जयप्रकाश निषाद। विधानसभा पहुंच करके पर्चा दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा यहां पर इस मौके पर मौजूद होंगे। बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं जयप्रकाश निषाद और इसी कड़ी में वे अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। कुछ ही देर में बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं जयप्रकाश निषाद, उनको पार्टी की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और इसके लिए कुछ ही देर में वे विधानसभा पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विजय, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में ही बस थोड़ा सा इंतजार और राज्यसभा के लिए जो है वो बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये सीट जो है वो बेनी प्रसाद वर्मा की असमय मृत्यु की वजह से खाली हुई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि निर्विरोध ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश निषाद, वो उनको जीत हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर उनके पास संख्या बल भी काफी ज्यादा है और विपक्ष की तरफ से भी जो सूचना है कि यहाँ पर कोई और भी साथ में नहीं खड़ा होगा। तो जानकारी है कि यहाँ पर निर्विरोध चुने भी जाएंगे। 11 बजे जो है वो नामांकन दाखिल करने का समय जो है वो निर्धारित हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल विजय, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। लगातार नजर बनाए हुए हैं और अब हम आपको उत्तर प्रदेश की आज की 4 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली खबर, भदोही से बाहुबली विधायक पर आजकल गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसको लेकर के उन्होंने अपना नया पैंतरा इस्तेमाल किया है। उधर अलीगढ़ में इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजकुमार सहयोगी और एसओ गोंडा अनुज सैनी में जमकर मारपीट हुई है। ये तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। शाहजहांपुर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में छात्रा के छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश के मामले में भी पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 डॉक्टरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अगर कौशांबी की हम बात करें तो यहां पर दबिश देने के लिए गई टीम पर हमला हुआ। पुलिस की टीम पर यह हमला, दरोगा समेत 3 इस दौरान घायल हुए हैं। सब इंस्पेक्टर की पिस्टल तक छीन ली गई, हालांकि बाद में पिस्टल बरामद कर ली गई है और अब पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाने की तरफ आगे बढ़ रही है। ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त की, इन पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक एक करके आप इनकी तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से इन 4 बड़ी खबरों पर आज जो है वो बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। उधर भदोही की बात करते हैं जहां पर गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक का नया पैंतरा सामने आया। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात, और इसी बीच हम आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का सरकार और पुलिस पर यह आरोप है कि ब्राह्मण होने के चलते उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। विजय मिश्रा ने यह कहा है पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। विजय मिश्रा को बाहुबली विधायक पर इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, इसलिए उनका नया पैंतरा सामने आया है। विधायक विजय मिश्रा पर कई मुकदमे दर्ज है। भदोही के ज्ञानपुर से विजय मिश्रा विधायक हैं और उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसी को लेकर के उन्होंने सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आखिरकार बाहुबली विधायक ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। पूर्वांचल के माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। मैं ब्राह्मण, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूं, पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूं। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम। मैं विजय मिश्रा। तो चलिए इसी खबर पर सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, बाहुबली विधायक की ओर से इसे क्या पैंतरा समझा जाए या फिर डर, क्योंकि लगातार उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है?
जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने। ये इनका पैतरा है, क्योंकि इनके ऊपर पुराने भी कई सारे मुकदमे जो है वो चल रहे हैं, कई सारे मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। और ये बाहुबली विधायक हैं, 4 बार से विधायक हैं भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से। और आपको ये भी बताते चलूं कि ब्राह्मणों में अच्छी पैठ है इनकी, ये बाहुबली नेता के रूप में जाने चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो सोच समझ के पुलिस करे, या सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई हो वो सोच समझ के की जाए। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सरकार पे एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। हेमंत, लेकिन पंकज, क्या कुछ उन्होंने कहा है? क्योंकि उन्होंने एक बयान जारी करके और लोगों से अपील भी की है और कई गंभीर आरोप भी सरकार पर और पुलिस पर लगाए हैं। जी, आपको बता दूं कि उन्होंने देर रात में अपना एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो है, सरकार के जो है निर्देशानुसार पुलिस उनका जो है उत्पीड़न कर रही है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे जो है दाखिल की है और साथ ही उनकी पत्नी के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ भी मुकदमा कायम किया गया है। और उनको गोपीगंज पुलिस बहुत प्रताड़ित कर रही है और उनको कभी भी उठा के उनकी हत्या की जा सकती है। उन्होंने ऐसा तक भी आरोप लगाया कि उनकी कभी भी हत्या की जा सकती है। तो ये बिल्कुल कहना चाहूँगा आपको कि सरकार पर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सरकार के सामने मुसीबत यह भी है कि अगर कार्रवाई नहीं करे तो विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और कार्रवाई की जाती है तो एक जातिवादी तरीके से या फिर अलग अलग पैंतरों के माध्यम से सरकार को घेरा जाता है। फिलहाल ये कार्रवाई होने जा रही है और कब तक होती है इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं अलीगढ़ से अगली खबर है कि इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजकुमार सहयोगी और एसओ की गोंडा एसओ अनुज सैनी में जमकर के मारपीट हुई है। विधायक का यह आरोप है कि वो गोंडा थाने पहुंचे तो उनके साथ थानाध्यक्ष ने अभद्रता की और एसओ समेत 3 दरोगा ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं कपड़े भी फाड़ दिए गए। एसओ का कहना है कि विधायक ने ही सबसे पहले हाथ उठाया था। इस घटना के बाद थाने के बाहर विधायक समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी के विधायक राजकुमार सहयोगी पार्टी कार्यकर्ता के साथ बीते दिनों झगड़े के मामले में थाने में बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान दोनों पक्षों में आपस में भिड़ंत हुई। कुछ तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी दौरान दोनों के बीच में भिड़ंत हुई थी। विधायक ने कार्यकर्ता प्रकरण में रुपए लेकर पुलिस पर कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए। वहीं विधायक और पुलिस की भी इस भिड़ंत में जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। तो गोंडा थाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहुंचे थे और आरोप इस बात को लेकर के है कि एसओ ने उनके साथ मारपीट की, पुलिस ने मारपीट की। वहीं पुलिस का यह कहना है कि विधायक ने जो है वो अभद्रता की। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और थानेदार के बीच में मारपीट होने की खबर है। उधर अलीगढ़ में इगलास के विधायक राजकुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधायक पुलिस से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिरकार उस वीडियो में क्या कुछ नजर आ रहा है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। आप हमारे साथ इस स्क्रीन पर देखिए कि विधायक से पूछताछ की जा रही थी और पुलिस ने उनसे सवाल पूछा कि आपने हमारे साथ मारपीट क्यों की। विधायक किस तरह से रौब और जो रुतबा झाड़ते हुए नजर आए, पुलिस से किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए हैं, वो आप गौर से देखिए। ये फैसला कर रहा है कार्यकर्ता तो फैसला करा दीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पैसे लोगे। आप जो है अब हमारा पेट्रोल का खर्च कौन देगा भाई? हम तो पकड़ के लाए भाई, इसका दो हर्जाना दो टैक्स दो इसका। नहीं, ये क्या हो रहा है? का सामना तो करो, एक मिनट तक देखो ना। हाँ। ये बताओ आपने आती मेरे साथ मारपीट क्यों करी? मुझे एक बात बताइए, मेरे हिंदू कार्यकर्ता 15 दिन कार्यकर्ता टीम उसमें हॉस्पिटल पड़े रहे। हाँ। मैंने आपसे कहा क्रॉस मत करना। हाँ। आपने फिर भी क्रॉस किया। किससे कहने पे? अच्छू साहब के कहने पे। उसने कहा खुद आपसे। अच्छा। अरे अच्छू साहब ने कहा, मैंने अच्छू साहब नेतागिरी, मैंने आपसे कहा था कि अच्छू साहब नेतागिरी करेगा ना। अच्छू साहब ने कहा मुकदमा लिखने के लिए आपसे फोन पे बात हुई है? मैंने उसके कहने मुकदमा। मुझे क्या पता आपने किससे कहने फोन किया, को किससे कहने पे मुकदमा काट किया? बात तो करते हैं, आपने मारपीट क्यों करी मेरे साथ? मुझे क्या, आप मेरा एक भी काम कार्यकर्ता कर रहे हो? मारपीट करोगे थाने में घुस के? नहीं क्या मुझे फिर मेरे पे क्या करूं? नहीं कार्यकर्ता फिर आप मुझे नहीं, आप एक बात बताओ, हर चीज को आप हल्के से लेते हो। आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, इसका हटाना आप चाहते हैं क्या? अरे आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए। आप सरकार की क्या? अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं।
तो चलिए इसी पूरे मामले को लेकर के सीधे हम अलीगढ़ का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी महेश जादौन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। महेश, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है? मामला जो है झगड़े का था। ये 2 तारीख की घटना थी, जिसमें पुलिस के द्वारा एक पक्ष की तरफ से मुकदमा लिख दिया गया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए, जिस पर मुकदमा दूसरी तरफ से भी दर्ज हो गया। विधायक को इस बात पे आपत्ति थी। उनका ये कहना था कि क्रॉस मुकदमा आखिरकार क्यों लिखा गया है, जबकि उनके कार्यकर्ता से मारपीट की गई थी। इसी मामले को लेकर के कल जब थाने गए तो थाने में जाकर के नोकझोंक हो गई और बात जो निकल करके आ रही है उसमें मारपीट का प्रकरण निकल के आया। उसके बाद विधायक ने अपने समर्थकों के साथ साथ अन्य सांसद और विधायकों को भी थाने में बुला लिया, जिसमें घेराव हुआ। घेराव के दौरान एसपी बिहार पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि मेरा विवेक था, इसके आधार पर मैंने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर कल काफी तूल पकड़ गया, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री तक को अवगत कराया गया, जिसमें रात्रि में मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया, जिसमें एसपी देहात है उनका ट्रांसफर कर दिया गया, साथ ही थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद आईजी स्तर के अधिकारी जो अलीगढ़ के डीआईजी और आईजी का पद देखते हैं उनको जांच का दिया गया है और ये जांच आज शाम तक शासन स्तर पर भेज दी जाएगी। उसके बाद तय होगा कि अन्य कोई व्यक्ति भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके प्रति कार्रवाई होगी। यस, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और आखिरकार हम वो वीडियो देख रहे हैं महेश कि किस तरह से जो विधायक हैं वो पुलिस पूछताछ के दौरान अपना रौब झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है, ये पुलिस की तरफ से लोगों ने बताया गया है। जिस पर विधायक से हमने पूछा था तो विधायक का कहना था ये पुलिस ने जानबूझ करके वीडियो बना करके गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं, जबकि इस तरह का घटनाक्रम उन्होंने तैयार किया और तैयार करने के बाद वो एक तरफा दिया है, जिन्होंने उससे पहले की घटनाक्रम जो इस वीडियो में नहीं है और वो इसको बताते हैं इस वीडियो को एडिट भी किया गया है। लिहाजा कल के घटनाक्रम के बाद नया अपडेट ये आया था कि विधायक जो है जो जिनके साथ मारपीट की गई थी उनकी तबीयत शाम के बिगड़ गई। उसके बाद उनको मलकान सिंह अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था। फिलहाल वो घर पे हैं और किसी व्यक्ति से बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। जी, लेकिन महेश, अब इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ जहां विधायक पर भी सवाल है तो दूसरी तरफ पुलिस पर भी, आखिरकार क्या अब इस मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी कि आखिर किसने मारपीट की, किसने किस पर हमला किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इस वक्त आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ है और जिस जगह पे ये घटनाक्रम हुआ है उस जगह थाने के परिसर में सीसीटीवी नहीं थे। लिहाजा जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ करने के बाद, जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ करने के बाद आईजी स्तर के अधिकारी अपनी जांच में जो स्पष्ट करेंगे उसके आधार पर ये आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो आज समाप्त आज शाम तक कंप्लीट करने के बाद आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस रिपोर्ट को शासन को देंगे और जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। महेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए इस खबर पर हम तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष को उन्होंने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं और इसके अलावा एएसपी ग्रामीण का ट्रांसफर किया गया है। सीएम ने अलीगढ़ के आईजी से इस पूरे मामले में शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी है। तो जनपद अलीगढ़ में माननीय विधायक के साथ हुई घटना के संबंध में डीजी यूपी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, इस बात की जानकारी दी गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से सरकार ले रही है। डीजी यूपी को इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। संबंधित थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, जिस पर इस बात के आरोप है कि विधायक के साथ उन्होंने मारपीट की थी। हालांकि थानाधिकारी ने भी विधायक पर आरोप लगाया कि कैसे विधायक ने उनके साथ मारपीट की। दोनों के बीच अब जांच पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं शाहजहांपुर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में छात्रा के छत से कूदकर आत्महत्या करने के मामले को लेकर के इस कोशिश में पुलिस ने कार्रवाई की है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 डॉक्टरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में कॉलेज की अन्य छात्राओं ने भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर धमकाने और उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो छात्रा की खुदकुशी का यह पूरा मामला है, जहां पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। उस एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि कॉलेज के प्रिंसिपल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेडिकल कॉलेज की छात्रा के खुदकुशी करने का पूरा मामला है।
तो इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है मेडिकल कॉलेज के इस मामले को लेकर के, छात्रा के सुसाइड प्रकरण में, क्योंकि कई सवाल इसके बाद ये उठ रहे थे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कई सवाल थे कि आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, आरोपियों की गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, लेकिन हेमंत एक सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि छात्रा के परिवार वालों को लालच दिया जा रहा है कि 10 लाख रुपए ले लो, लिख के दे दो, क्योंकि कोई मामला नहीं है। कि आखिर कॉलेज प्रबंधन जो है वो इस तरीके से लिपापोती और उनको डरा धमका रहा है कि वो बेचारे कह रहे हैं कि हमको यहाँ से ले जाने दीजिए, हमारी बेटी को हम दूसरी जगह इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज के जो है मेडिकल कॉलेज रॉयल कन्वर्जन, वहाँ के लोग उनको नहीं ले जाने दे रहे। साथ ही में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कॉलेज को सील क्यों नहीं कराया गया, तमाम ऐसे सवाल हैं। रोकना चाहता हूं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है? क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो 4 बड़े कारण हैं। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। साथियों, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं।
अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। साथियों, भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन लार्जली सिस्टम का कैरेक्टर, उसकी चाल चलन वही रहा। परिणाम यह हुआ कि जो टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत पिलर है, जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। इनकम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया। देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा। कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गठजोड़ की, साठगांठ की व्यवस्था बन गई। इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया। साथियों, जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो, तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे दर्जनों टैक्सेस की जगह जीएसटी आ गया, रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया। जो नया स्लैब सिस्टम आया है, उसमें बेवजह के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाए। इसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में ही करीब 3 लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है। साथियों, प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है। 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स 0 है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली
सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। साथियों, अभी तक तो होता ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए। वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा। और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। साथियों, इस एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है।
यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है। साथियों, अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आता है, कर्तव्यों के साथ आते हैं। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। वहीं सरकार का ये दायित्व है कि टैक्स पेयर की पाई पाई का सदुपयोग करे। ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं, तो देश भी हर टैक्स पेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है। साथियों, देशवासियों पर भरोसा, इस सोच का प्रभाव कैसे जमीनी पर नजर आता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26% पर आ गया है। यानी केस की स्क्रूटनी करीब करीब 1/4 हो गई है, 4 गुना कम हुई है। स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। वी हैव डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज टैक्सेस, डिक्रीज लिटिगेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा,
इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है, हर भारतीय की है जो टैक्स देने में सक्षम है, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है। वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए, आपको लगेगा हां मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। आइए विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें। एक बार फिर देश के वर्तमान और भावी ईमानदार टैक्स पेयर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये पहल, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी जितनी बधाई दे उतनी कम है। हर टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स अधिकारियों को भी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने अपने आप पर बंधन डाले हैं, अपने खुद की ताकत को, अपने अधिकारों को उन्होंने खुद ने काटा है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी इस प्रकार से आगे आते हैं तो किसको गर्व नहीं होगा? हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। और पहले के जमाने में शायद टैक्स के कारण कुछ समस्याएं होगी, लोगों ने टैक्स देने के रास्ते पर जाना पसंद नहीं किया होगा। अब जो रास्ता बना है वो टैक्स देने की तरफ जाने का आकर्षक रास्ता बना है। और इसलिए आइए भव्य भारत के निर्माण के लिए इस व्यवस्था का लाभ भी उठाएं और इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए आगे भी आए। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक के बाद एक देश के उज्जवल भविष्य के लिए लंबे अरसे तक प्रभाव पैदा करने वाले अनेक सकारात्मक निर्णयों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन्होंने सभी करदाताओं का धन्यवाद किया है। करदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सौगात दी है। टैक्स सिस्टम आज से फैसलेस हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। आज से टैक्स चार्टर लागू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले ऐसा होता था कि कुछ सुधार होते थे, वो किसी दबाव में होते थे, लेकिन हमने पूरी तरह से तैयारी के साथ सुधार किया है और नई व्यवस्था में सरकार का दखल कम होगा। इस बात की जानकारी भी प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी दखल लगातार खत्म हो रहा है। 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए गए हैं। टैक्सेस को लेकर के उन्होंने नया टैक्स सिस्टम की जानकारी दी कि उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पब्लिक फ्रेंडली है। दर्जनों टैक्स की जगह पर जीएसटी लेकर के आए हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी और इसी दौरान तमाम बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि कैशलेस टैक्सेशन रिफॉर्म आज से लागू कर दिए गए हैं। ईमानदार करदाताओं के लिए यह नई व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना ठीक नहीं है, शॉर्टकट तरीकों को अपनाना ठीक नहीं है। करदाताओं का डर खत्म करने वाला यह सिस्टम सरकार ने डेवलप किया है, अब इसे लागू किया जा रहा है। आज से नया सिस्टम लागू होगा कर प्रणाली में। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है।
तो दर्जनों टैक्स की जगह पर जीएसटी लेकर आए, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। साथ ही साथ देश के करदाताओं का प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईमानदार करदाताओं के लिए ये सौगात है और साथ ही उम्मीद की है कि इस प्रणाली के तहत करदाता ईमानदारी से अपना कर अदा कर पाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इस स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2999 की और इंस्टेंटली पाइए 2999 मूल्य के कपड़े बिल्कुल मुफ्त। उसके पास एक बंदूक थी और वो सटी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready. हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready. देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। चीन के पास बाहुबली की हुंकार, घबराए इमरान, जिनपिंग की नींद हराम। एक्शन में राफेल, टारगेट किए लॉक, LAC और LOC पर दुश्मनों में खौफ। आधी रात राफेल की प्रैक्टिस जारी, बीजिंग टू शंघाई तबाही की पूरी तैयारी। आसमान में राफेल ने बनाया चक्रव्यूह, चीन के सर्वनाश का काउंटडाउन शुरू। हिमाचल में सबसे बड़े योद्धा की उड़ान, बस एक गलती और ड्रैगन का काम तमाम। नमस्कार, मैं हूं बरखा शर्मा। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। इससे पहले कि हमारी खास पेशकश की शुरुआत हम करें, आपको बता दें पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है और उसकी तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी को इंडिया न्यूज की ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे हम आगे, ऑपरेशन मिडनाइट की बात करेंगे, जिसकी गर्जना से जिनपिंग सो नहीं पाए। ऑपरेशन मिडनाइट, जिसकी आवाज से पाकिस्तान के हुक्मरानों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ऑपरेशन मिडनाइट, जिससे दुश्मनों के पसीने छूट गए। ऐसा ही ऑपरेशन मिडनाइट राफेल ने चलाया। दुश्मनों के इलाकों में बिना घुसे अपने टारगेट को सेट करके हिंदुस्तान का महायोद्धा लौटा है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो साफ शब्दों में सुनिए। राफेल ने पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी से दुश्मनों के निशाने को भांपने के लिए उड़ान भरी। आधी रात दुर्गम पहाड़ों में प्रैक्टिस की। मतलब साफ है, राफेल में मैदान में उतरने के लिए अपनी कमान संभाल ली है। ये रिपोर्ट देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा।
ड्रैगन को डराने वाली आवाज हिंदुस्तान के आसमान में गूंजने लगी है। पाकिस्तान में डर पैदा करने वाली गर्जना हिमालय की ऊंची चोटियों पर हुंकार भरने लगी है। इस दहाड़ से जिनपिंग से लेकर इमरान खान के पसीने छूटने लगे हैं। इसकी आहट से चीन पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए दुश्मन के काल सर्वनाश का दूसरा नाम राफेल अब मैदान में उतर गया है। इस बाहुबली ने दुश्मनों के इलाकों में अपने टारगेट सेट कर लिए। ड्रैगन की ढाई चाल और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को तबाह करने के लिए राफेल पूरी तरह तैयारी में है। सोमवार की रात भारतीय सेना में शामिल हुए राफेल ने हिंदुस्तान में अपनी पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान की सरजमी पर राफेल की पहली उड़ान अंबाला एयरबेस से रात के समय दुश्मनों के इलाके का मुआयना कर वापस लौटी। राफेल के साथ भारतीय वायुसेना ने सरप्राइज टेक ऑफ क्यों किया, आपको बताएंगे। पहले राफेल के सुपर एक्शन को एक बार गौर से देखिए। राफेल की रफ्तार को पकड़ पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब राफेल आसमान में गोते लगाता है तो दुश्मनों का कलेजा मुंह को आ जाता है। जब तक राफेल आसमान में होता है तो दुश्मनों को अपनी मौत सर पर मंडराती नजर आती है, क्योंकि राफेल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। हिमाचल में राफेल क्यों उड़ा, हर कोई जानने के लिए बेसब्र है। आखिर राफेल हिमाचल में ही क्यों मंडराया, ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। चलिए आपको बता देते हैं। राफेल ने अंबाला एयरबेस से हिमालय के लिए उड़ान भरने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि राफेल की प्रैक्टिस थी। जी हां, राफेल फाइटर जेट्स की प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर ये लद्दाख में LAC पर एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ दुश्मन को तबाह कर सके। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सरजमी पर 29 जुलाई को उतरे राफेल फाइटर जेट इन दिनों अंबाला एयरबेस पर किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगले साल तक मिलने वाले सभी 36 राफेल में से 18 अंबाला में और बाकी के 18 राफेल भूटान सीमा पर हासीमारा एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। भारत के पास अभी 5 फाइटर जेट हैं। बाकी के राफेल फाइटर जेट जल्दी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। जब से राफेल हिंदुस्तान की वायुसेना में शामिल हुए हैं, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि राफेल हर रणयुद्ध में माहिर है। राफेल एयर टू एयर मिटियोर मिसाइल, MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से लैस है। राफेल में लगी आधुनिक तकनीक पायलट को दूर से ही हमले की जानकारी दे देती है। मिटियोर मिसाइल का नो एस्केप जोन मौजूदा मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना अधिक है। ये मिसाइलें 120 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। राफेल में हिमाचल में ही क्यों प्रैक्टिस की, इसकी एक खास वजह है, क्योंकि अक्साई चीन में तैनात PLA ने राडार लगा रखे हैं, जिसके चलते राफेल को LAC से जितना हो सके उतना दूर रखा जा रहा है, ताकि चीन के राडार राफेल की फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर को ना पहचान सकें। इसके पीछे की वजह यह है कि खराब स्थिति में वो इनका इस्तेमाल जैम करने के लिए भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि राफेल में खूबी है कि वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है। अगर हिमाचल में राफेल को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बदलकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
समय के साथ बदलते हिंदुस्तान की ताकत भी बदली और हिंदुस्तान के शौर्य का लोहा दुनिया के ताकतवर मुल्क भी मानते हैं। भारतीय वायुसेना का शौर्य और पराक्रम ही है जो हिंदुस्तान को किसी भी देश से कहीं आगे खड़ा करता है। अब चाहे पाकिस्तान हो या चीन, अगर हिंदुस्तान की तरफ किसी ने भी आंख दिखाने की कोशिश की तो उनके लिए भारतीय वायुसेना ही काफी है। भारतीय वायुसेना के वीरों के शौर्य और पराक्रम की मिसाल देते ये फाइटर प्लेन चीन और पाकिस्तान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की ताकत के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन अब भारत ने अपनी आसमानी ताकत में इतना इजाफा कर लिया है कि चीन के लिए भी हिंदुस्तान को टक्कर देना आसान नहीं होगा। सरहद पर 24 घंटे वायुसेना के वीरों की निगहबानी जारी है। एलओसी से लेकर एलएसी तक दुश्मन की हर हरकत का करारा जवाब देने के लिए वायुसेना के वीर तैयार बैठे हैं। बीते कुछ महीनों से एलएसी पर भारत और चीन का विवाद जारी है, जहां चाइना ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन हिंदुस्तान के रवैये के आगे ड्रैगन को घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान से भारत का तनाव कई वर्षों से चल रहा है। चीन से बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच भी एलएसी पर विवाद चरम पर है। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर चीन एलएसी पर किसी तरह की हरकत करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। एलएसी पर भारत और चीन में तनातनी के बीच दोनों देश लद्दाख और अक्साई चीन सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये साफ है कि टकराव की स्थिति में भारत को भौगोलिक स्थिति का फायदा मिलेगा। अगर हवाई जंग हुई तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना काफी बेहतर स्थिति में है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने जमीनी स्तर पर हवाई रक्षा नेटवर्क पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तनाव की हालत को देखते हुए भारत के पास के कई बेस को चीन ने सक्रिय कर दिया है। पहाड़ी ढलानों और कठिन मौसमी हालातों को देखते हुए चीन ने तिब्बत में कई स्थायी हवाई बेस बना लिए हैं। हार्वर्ड केनेडी स्कूल में वेलफेयर सेंटर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीन के 157 जंगी विमान और हथियार से लैस ड्रोन हैं। वहीं 122 भारतीय लड़ाकू विमानों की तैनाती को देखते हुए चीनी वायुसेना ने चौथी पीढ़ी के 101 विमानों की तैनाती की है। चीन ने भारत के खिलाफ एलएसी में 8 हवाई बेस एक्टिव कर दिए हैं। साफ है कि चीन भारत की बढ़ती ताकत से घबरा गया है। राफेल खरीद के बाद से और अधिक बौखलाए चीन ने भारत से टक्कर लेने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन चीन की सभी कोशिश हिंदुस्तानी ताकत के आगे बेकार है। एलएसी के पास चीन के बेस अस्थायी तौर पर ही हैं, जबकि परमानेंट बेस सिर्फ तिब्बत क्षेत्र में ही है, जहां पूर्ववर्ती चेगत सैनिक क्षेत्र में आने वाले सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। बात भारत की करे तो भारत एलएसी पर भारत की परमानेंट एयरबेस हैं जो युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार रहते हैं। दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति में पीएलए हवाई सेना की मदद लिए बिना कोई हमला नहीं कर सकती। वहीं इन इलाकों में भारतीय वायुसेना चीन के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। भारतीय वायुसेना अपने ठिकाने से ड्रैगन के एयरबेस, सैन्य, सड़क और रेल लिंक को बम्बारियर मिसाइल हमलों से तबाह कर सकती है। बात भारत की करें तो वायुसेना इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। चीन भली भांति जानता है कि अपनी जमीन से चीन भारत से सामना नहीं कर सकता। यही वजह है कि चीन के होतान और नगारी गुंसा लद्दाख के बेहद करीब है, मगर तिब्बत के ल्हासा, गोंगार और शिगत्सु एयरफील्ड चीन के लिए ज्यादा कारगर हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के हमलों की जद में होने के चलते तिब्बत स्थित चीन के एयरफील्ड पर खतरा बना रहता है। ल्हासा में 36 लड़ाकू विमान हैं, जबकि होतान में सिर्फ 2 ही हैं। चीन जानता है कि हिंदुस्तान को सीमा पर आंखें दिखाना उसे महंगा पड़ सकता है। इसी वजह से चीन तिब्बत की जमीन का सहारा लेकर हिंदुस्तान का सामना करने की तैयारी में लगा है।
लेकिन भौगोलिक स्थिति और राफेल जैसे विमानों की ताकत से चीन वाकिफ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान तो पहले से ही हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तमाम बड़े देश हथियारों में अपना प्रयोग करते रहते हैं। इन ताकतवर देशों में हिंदुस्तान भी शुमार है। पहले अमेरिका और अब भारत भी अब एक ऐसा हथियार विकसित कर रहा है जो चंद सेकंड्स में दुश्मन को खाक में मिला देगा। ये तस्वीर दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार के रूप में विकसित हो रहे लेजर हथियारों की है। ये हथियार इतने घातक हैं कि 2 पल भर में किसी की भी चीज को राख में बदल सकते हैं। इसकी मारक क्षमता दुनिया के किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा है। ये हथियार इतने घातक हैं कि 30 सेकंड से भी कम समय में किसी भी धातु को तबाह कर सकते हैं। इन हथियारों की ताकत इतनी ज्यादा है कि जमीन पर टैंक से लेकर भारी से भारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। लेजर हथियारों की ताकत इतनी भर नहीं होती। लेजर हथियार जमीन से ही आसमान में उड़ने वाले ड्रोन और सैटेलाइट तक को खराब कर सकता है। लेजर हथियारों का काम करने का तरीका बेहद सटीक है। इन हथियारों को जमीन के अलावा नेवी के जहाज और फाइटर प्लेन में भी दागा जा सकता है। लेजर हथियार को दागने के बाद एक रोशनी सी चमकती है जो दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों के एक धमाके के साथ तहस नहस हो जाते हैं और लेजर हथियार खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने युद्ध में इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया है। हाल ही में अमेरिकन नेवी ने एक हाई एनर्जी लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया। उसका दावा है कि ये बीच हवा में ही एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। अमेरिकन नेवी ने अपने परीक्षण से सबूत के तौर पर लेजर वेपन की कई तस्वीरें दी। कैसे काम करता है लेजर हथियार? लेजर हथियार से सेकंड के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार होती है, जिससे ये संपर्क में आने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं। हिंदुस्तान के पास भी अपने देश में बनाया गया खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नए टैक्स सिस्टम पर पीएम मोदी का बयान, कहा करदाताओं का